पिछले लेक्चर में हम लोग आरसी कपल एम्पलीफायर के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें बेसिकली हमने ये देखा था कि कपलिंग कैपेसिटर के माध्यम से एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जो है हमने कपलिंग की थी। और जो कपलिंग कैपेसिटर हैं वो एसी को पास करते हैं, डीसी को ब्लॉक करते हैं। और जो एमीटर बाईपास कैपेसिटर लगा हुआ था वो जो है आपका एमीटर से जाने वाले जो सिग्नल है उसके लिए लो रिएक्टेंस प्रोवाइड करता है। और नेगेटिव फीडबैक की वजह से जो है होने वाला जो गेन में कमी है वो उसको अवॉइड करता है। और आउटपुट जो है टू स्टेज आरसी कपल एम्पलीफायर के लिए इनपुट के सेम फेज में होता है, ये हमने देखा था। और आज के लेक्चर में देखते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व ऑफ आरसी कपल एम्पलीफायर। मतलब जो आरसी कपल एम्पलीफायर है उसका आवर्ती अनुक्रिया वक्र से हम शुरुआत करते हैं। तो ये वक्र है, ये इस तरह से है। एक्चुअली किसी भी एम्पलीफायर की फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व की ज़रूरत क्या होती है, वो उस वक्र की या कर्व की फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में आवर्ती अनुक्रिया वक्र कहते हैं। उसका जो मतलब महत्व क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, उसका रीज़न जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व होता क्या है। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व जो है मैग्नीट्यूड ऑफ गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी का एक कर्व होता है, जो कि हम डायग्राम में देख भी सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ गेन जो है वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है। इस वक्र से हम ये जान सकते हैं कि किस फ्रीक्वेंसी रेंज में जो एम्पलीफायर है उसका आउटपुट कितना है। आउटपुट वर्सेस इनपुट मतलब कितना, मतलब रेशियो कितना है, गेन कितना है। तो हम किसी भी एम्पलीफायर में ये चाहते हैं कि इनपुट जो है जैसा है उसका एम्पलीफाइड वर्जन मिले, मतलब डिस्टॉर्टेड ना मिले, और जो गेन है वो कांस्टेंट हो हर फ्रिक्वेंसी पे। तो ये हम आइडियली चाहते हैं कि भी किसी भी प्रवर्धक द्वारा तभी प्रवर्धन श्रेष्ठ माना जाता है जब यह सिग्नल के प्रत्येक आवर्ती घटक मतलब फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को समान रूप से प्रवर्धित करे, चाहे वो निम्न हो, मध्यम हो या उच्च आवर्ती का घटक क्यों ना हो। प्रवर्धक का ये जो गुण है वो हम उसकी आवर्ती अनुक्रिया वक्र से जान सकते हैं। और अनुक्रिया वक्र ड्रॉ कैसे किया जाता है, हम किसी एम्पलीफायर पे जो है कोई साइनसॉइडल वोल्टेज देते हैं जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की होंगी, उनको इनपुट में देकर आउटपुट मेजर करते जाते हैं। और जो आउटपुट और इनपुट का जो रेशियो है मैग्नीट्यूड वाइज, मैग्नीट्यूड ऑफ उसका मैग्नीट्यूड जो है रेशियो का मैग्नीट्यूड ऑफ गेन कह सकते हैं, वो हम वाई एक्सिस पे लेते हैं, फ्रीक्वेंसी को एक्सिस पे लेते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो फिलहाल में आरसी कपल एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व ड्रॉ किया हुआ है। इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, इसमें दिखाई दे रहा है कि ये 3 पार्ट में है। एक तो रेंज वो है जिसमें कांस्टेंट है, और बाकी 2 रेंज जिसमें गेन जो है डिक्रीज कर रहा है। अब इसमें टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं क्या क्या है। एक तो लिखा हुआ है ए जो है ये मैक्सिमम गेन है और ये मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में ही आ रहा है। और जो दूसरा है लो फ्रीक्वेंसी रेंज और हाई फ्रीक्वेंसी रेंज, उनमें जो है लो फ्रीक्वेंसी पर गेन कम हो रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी पर गेन कम हो रहा है। और ये जब घटकर a/√2 हो जा रहा है, उन 2 फ्रीक्वेंसी को FL और FH कहा गया है। FL क्या है, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसके बारे में बाद में डिटेल में देखेंगे। FH जो है वो अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, वो अपर 3 dB फ्रीक्वेंसी कहलाता है। इनके बारे में थोड़ा डिटेल में बात देखेंगे कि लोअर कट ऑफ और लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी नाम दिए गए, नाम क्यों हैं, और अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और अपर 3 dB फ्रीक्वेंसी FH है। बैंडविड्थ FH माइनस FL है, हर्ट्ज में होती है। तो अब फिलहाल में ये 3 रीजन में डिवाइड किया हुआ है। एक निम्न आवर्ती क्षेत्र है लो फ्रीक्वेंसी रेंज, एक मध्य आवर्ती क्षेत्र मिड फ्रीक्वेंसी रेंज, और तीसरा है उच्च आवर्ती क्षेत्र हाई फ्रीक्वेंसी रेंज। इस ग्राफ से जो दिखाई दे रहा है कि हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में गेन कांस्टेंट है, और ये मैक्सिमम गेन है, इसे ए मिड कह सकते हैं। और बाकी दोनों क्षेत्र में लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी रीजन में गेन कम हो जा रहा है, और बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी या बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी पर गेन 0 हो जाएगा। अब हम इसमें 2 चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि गेन जो है हाई, इसमें 3 रीजन है, उनको स्टडी करना है। स्टडी में मतलब एक्चुअली हमें ये देखना है कि लो फ्रीक्वेंसी में हमें गेन जो है कम क्यों होता है और हाई फ्रीक्वेंसी में गेन कम क्यों होता है, उनके रीजन हमें जानने हैं। प्लस लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन, बैंडविड्थ की डेफिनेशन या बैंडविड्थ की का फॉर्मूला जानना है, और
एक एग्जांपल ले लेंगे टू स्टेज आरसी कपल एम्पलीफायर का, उसकी एनालिसिस कर लेंगे। यही हमारा आरसी कपल एम्पलीफायर में नॉर्मली पूछा जाता है। तो आरसी कपल एम्पलीफायर के बारे में कुल मिला के टॉपिक में क्या क्या है, एक तो हमने बताया था कि आरसी कपल एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम क्या होता है, फिर उसकी सर्किट डायग्राम में थोड़ा सा कपलिंग कैपेसिटर, अमीटर बाई कैपेसिटर के बारे में बताया था, और इसके बाद फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व बनाया जाएगा। उसमें लो ऑफ फ्रीक्वेंसी लो रीजन में और हाई फ्रीक्वेंसी रीजन में गेन कम क्यों होता है, उसकी बैंडविड्थ का फॉर्मूला, उसको इसी में ये कह सकते हैं एफ एल और एफ एच की वैल्यू बात करेंगे, और एक टू स्टेज आरसी कपल एम्पलीफायर का एग्जांपल लेकर एक्सप्लेन करेंगे। ये टोटल मिलाकर आरसी कपल एम्पलीफायर का टॉपिक बनता है। तो इस सर्किट वाला जो पार्ट है वो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था, उसमें कपलिंग कैपेसिटर, एमीटर बाई कैपेसिटर के बारे में भी बता दिया था। आज के लेक्चर में आरसी कपल एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व और जो लो फ्रिक्वेंसी रीजन है उसकी एनालिसिस करेंगे। मतलब लो फ्रिक्वेंसी रीजन में गेन कम क्यों होता है, या लो फ्रिक्वेंसी रीजन में गेन जो आरसी कपल एम्पलीफायर है वो किस तरह से काम करता है, ये हमारा टॉपिक है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम हाई फ्रिक्वेंसी रीजन और बैंडविड्थ और एनालिसिस ऑफ टू स्टेज आरसी कपल एम्पलीफायर की बात करेंगे। तो फिलहाल में हम शुरुआत करते हैं कि गेन रिड्यूसेस इन लो फ्रिक्वेंसी रेंज, या लो फ्रिक्वेंसी एनालिसिस कह सकते हैं, ऑफ आरसी कपल एम्पलीफायर, आरसी कपल मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। तो आरसी कपल हमने टू स्टेज या मल्टी स्टेज की बात कर रहे हैं, तो उसके रीजन क्या है कि उसका लो फ्रिक्वेंसी रेंज में गेन कम क्यों होता है। तो इसका कारण जो होता है, यदि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो उसमें हमें डायरेक्ट आंसर याद होना चाहिए, लेकिन एक्सप्लेन भी करेंगे बाद में, क्योंकि हमें सब्जेक्टिव पेपर देना होता है। यदि ऑब्जेक्टिव पेपर आता है तो हमें पता है कि कपलिंग कैपेसिटर और बाईपास कैपेसिटर, दो वर्ड यहाँ पे हमने लिखे भी हैं कि जो लो फ्रिक्वेंसी रीजन है, ये लो फ्रिक्वेंसी रेंज है, उसमें आरसी कपल एम्पलीफायर का गेन कम हो जाता है। उसका कारण एक तो होता है कपलिंग कैपेसिटर, एक होता है बाईपास कैपेसिटर। कपलिंग कैपेसिटर और बाईपास कैपेसिटर, सीसी और सीई, ये दो कैपेसिटर के बारे में हमने डायग्राम में, सर्किट डायग्राम में भी देखा है, और यहाँ पर इनकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला लिखा हुआ है एक्स ऑफ सी सी, मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस है कपलिंग कैपेसिटर की, और एक्स ऑफ सी ई है कैपेसिटिव रिएक्टेंस है बाईपास एमीटर बाईपास कैपेसिटर की। 1/2πfc से ही निकाले गए हैं, सी की जगह सी सी और सी ई रख देते हैं रेस्पेक्टिवली। और इन फॉर्मूले से हम क्या देख सकते हैं कि यदि लो फ्रिक्वेंसी पर देखेंगे तो एक्स सी की वैल्यू हाई होगी, एक्स सी सी या एक्स सी ई, एक्स ऑफ सी ई की वैल्यू हाई होगी। उनको जो है लो फ्रिक्वेंसी पर इनको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, विद कंपेरेटिवली हाई फ्रिक्वेंसी पर यदि देखें तो उनको नेगलेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी पर इनकी वैल्यू लो होगी, लो फ्रिक्वेंसी पर हाई वैल्यू है, उनको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो इस वजह से आउटपुट जो है लो फ्रिक्वेंसी पर रिड्यूस हो जाता है। ये एक ब्रीफ है केवल, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि नेगलेक्ट ना कर पाने की वजह से आउटपुट रिड्यूस कर रहा है, उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ये शॉर्ट में आंसर है कि कपलिंग कैपेसिटर और बाईपास कैपेसिटर की वजह से लो फ्रिक्वेंसी रीजन में गेन कम हो जाता है। इस चीज़ को ही आज हमें समझना है कि कैसे ऐसा कह रहे हैं कि कपलिंग कैपेसिटर और बाईपास कैपेसिटर की जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है लो फ्रिक्वेंसी पर नेगलेक्ट नहीं की जा सकती है, उसकी वजह से आउटपुट रिड्यूस हो जाता है, ऐसा क्यों है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन से। एक्सप्लेनेशन जो है एक्सप्लेनेशन है कि आपका सबसे पहले हम एक डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पर, जो कि आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में एक स्टेज को दिखा रहे हैं इसमें, जो कि कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है। उसमें हमने फर्स्ट स्टेज का इक्विवेलेंट सर्किट बनाया हुआ है, जो इसमें कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर है, इसमें इनपुट बेस पर है, आउटपुट कलेक्टर पर है, और सेकेंड स्टेज और फर्स्ट स्टेज के बीच में कपलिंग कैपेसिटर सीसी लगा हुआ है, और ऊपर जो है पावर सप्लाई लगी हुई है। और इसमें हम देख रहे हैं कि आरसी से करंट आईसी आ रही है, जो आरसी से एक करंट आ रही है और एक कपलिंग कैपेसिटर से करंट आ रही है, दोनों मिला करके आईसी बन रही हैं। तो फिलहाल में आगे की स्टेज को देखेंगे तो उसका हमने इक्विवेलेंट बनाया हुआ है केवल,
इक्विवेलेंट मतलब वो किस तरह से हम देखते हैं सेकेंड स्टेज को देखेंगे तो उसका इनपुट रेजिस्टेंस हमें दिखाई देगा कपलिंग कैपेसिटर के बाद यदि देखेंगे तो सेकेंड स्टेज को हम देखेंगे तो वो यदि इन टर्म्स ऑफ इम्पीडेंस देखते हैं तो वो एक तरह से इनपुट इम्पीडेंस या इनपुट रेजिस्टेंस जो है सेकेंड स्टेज की दिखाई देगी, उसको RI कहा है। और इस जो RC कपल्ड एम्पलीफायर का फर्स्ट स्टेज है उसका इक्विवेलेंट सर्किट देखा है। तो इसमें जो है एक यदि इसको हम H पैरामीटर के टर्म में ड्रॉ करें वो भी सिंप्लीफाइड में, तो ये एक जो है एक्टिव डैश के फॉर्म में करंट जनरेटर एक HFE इंटू IB। HFE क्या है? करंट रेशो, फॉरवर्ड करंट रेशो H पैरामीटर होता है, इंटू IB क्या है? बेस करंट है। ये IC कलेक्टर करंट के इक्वल होगा। ये करंट जो है AC इक्विवेलेंट यदि ड्रॉ करेंगे तो RC ग्राउंडेड हो जाएगा और कपलिंग कैपेसिटर विद RI ये भी ग्राउंडेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक तरह से CC और RI का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो RC के पैरेलल में है और उस पैरेलल कॉम्बिनेशन के थ्रू एक करंट जो है फ्लो कर रही है IC। एक तरह से ये सर्किट हमारा इक्विवेलेंट बनता है। H पैरामीटर के टर्म में HFE IB है, ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये बनेगा। ये IC जो करंट है वो आगे सेकेंड स्टेज में किस तरह से जा रही है, एक तो RC के थ्रू जा रही है, दूसरा उसके कपलिंग कैपेसिटर की सीरीज में सेकेंड स्टेज का इनपुट रेजिस्टेंस है RI, उसके सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ RC पैरेलल में वो IC फ्लो कर रही है। ये हमारा मेन काम था। बाकी इसमें हम कैसे समझेंगे कि कपलिंग कैपेसिटर की वजह से जो है कह सकते हैं कि लो फ्रिक्वेंसी रेंज में गेन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है या लो फ्रिक्वेंसी रेंज में गेन कम होता है कपलिंग कैपेसिटर की वजह से, वो हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे कैसे। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें फर्स्ट स्टेज है, उसके आगे हमने कपलिंग कैपेसिटर और इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड स्टेज लगा हुआ है, कुल मिला के ये बना हुआ है। और इसको ही हमें समझना है कि फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज के आगे क्या लगा हुआ है? कपलिंग कैपेसिटर लगा हुआ है और एक इनपुट रेजिस्टेंस है सेकेंड स्टेज का। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कपलिंग कैपेसिटर की वजह से क्या हो रहा है, गेन कम कैसे हो रहा है, वो समझने के लिए हमने एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम कन्वर्ट कर लिया उसको, पिछले डायग्राम को, कि फर्स्ट स्टेज उसके आगे उसका आउटपुट भी आउटपुट 1 है और वो कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू जो है जा रहा है सेकेंड स्टेज में, और सेकेंड स्टेज को हमने इनपुट रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया है RI से। RI हमें दिखाई देगा इनपुट रेजिस्टेंस, बाकी आगे की उसकी स्टेज होगी पूरी, उस पर जो इनपुट है वो सेकेंड स्टेज का इनपुट है VI2। तो सेकेंड स्टेज के इनपुट तक हमने ड्रॉ किया है, फर्स्ट स्टेज के आउटपुट से ड्रॉ लेके फर्स्ट स्टेज का आउटपुट भी आउटपुट 1 है, उसके आगे कपलिंग कैपेसिटर है और फिर इसका इनपुट रेजिस्टेंस है सेकेंड स्टेज का, और उसके आगे जो आउटपुट आ रहा है वो सेकेंड स्टेज के इनपुट की तरह काम करेगा VI2 सॉरी, इनपुट ऑफ सेकेंड स्टेज VI2। अब देखते हैं कपलिंग कैपेसिटर का रोल क्या होता है। तो सिंपल है, मेन तो यही हमें समझना था कि ये इस तरह से ब्लॉक डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसी से हमें समझना जाएगा कि कपलिंग कैपेसिटर का क्या रोल है। हाई और मिड फ्रिक्वेंसी की बात करें, एट मिड एंड हाई फ्रिक्वेंसीज जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है XCC वो RI से काफ़ी कम होगी। कारण क्या है? X = 1/2πfc है। F यदि हाई होगा तो X जो है लो होगा, तो ये RI से कम होगा। और इस एक से कह सकते हैं कि CC को एक शॉर्ट सर्किट की तरह मान सकते हैं, यदि काफ़ी कम है तो कपलिंग कैपेसिटर विल वर्क एज शॉर्ट सर्किट, मतलब लघुपथ की तरह कार्य करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य करेगा। और जो लघु परिपथ है शॉर्ट सर्किट की भांति कार्य करेगा, तो उसमें जो है सारा वोल्टेज V आउटपुट 1 जो है V इनपुट 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो VI2 = V आउटपुट 1, मतलब कपलिंग कैपेसिटर में कोई भी लॉस नहीं हुआ, डायरेक्ट पूरा आउटपुट ट्रांसफ़र हो गया सेकेंड स्टेज के इनपुट में। लेकिन ऐसा लो फ्रिक्वेंसी पर नहीं होता है। लो फ्रिक्वेंसी पर क्या होता है? XC की वैल्यू 1/2πfc की वजह से F जो है लो है, इसलिए XC की वैल्यू हाई हो जाएगी। तो हाई जो है वैल्यू है वो RI के कंपैरिजन में नेगलेक्ट नहीं की जा सकती है, कैन नॉट बी नेगलेक्टेड। उसे हम नगण्य नहीं मान सकते हैं। नगण्य नहीं मानेंगे तो उसके अक्रॉस भी कोई ना कोई वोल्टेज ड्रॉप आएगा, और वोल्टेज ड्रॉप जितना भी आएगा वो V आउटपुट 1 में से कम होके तब VI2 निकल के आएगा। तो VI2 की वैल्यू जो है V आउटपुट 1 माइनस वोल्टेज अक्रॉस कपलिंग कैपेसिटर, ये समझ सकते हैं।
तो एक तरह से जो Vi2 है वो V आउटपुट 1 से कम आएगा, मतलब फर्स्ट स्टेज का आउटपुट पूरा का पूरा सेकंड स्टेज के इनपुट में नहीं पहुंचता, मतलब कोई ना कोई वोल्टेज ड्रॉप जो है कपलिंग कैपेसिटर के अक्रॉस हो जाता है, जिसकी वजह से सेकंड स्टेज के इनपुट में उतना वोल्टेज नहीं पहुंचेगा जितना कि फर्स्ट स्टेज का आउटपुट है। तो कुल मिलाकर ड्रॉप बढ़ता चला जाएगा ऐसे ऐसे नेक्स्ट स्टेज में, तो कुल मिलाकर हमारा फाइनल आउटपुट कम हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू मिड एंड हाई फ्रिक्वेंसी। तो लो फ्रिक्वेंसी रीजन में गेन इसलिए कम हो जाता है। तो इसे पॉइंट वाइज भी देख सकते हैं कि एट लो फ्रिक्वेंसी एक्सी की वैल्यू 1.25 एफ सी है, वो हाई हो जाएगी, कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। सो देयर इज ए हाई वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कपलिंग कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आएगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस हाई है, तो हाई वोल्टेज ड्रॉप आएगा। तो जो सर्किट है ये दिखाई दे रहा है इसमें कि कपलिंग कैपेसिटर के अक्रॉस यदि ड्रॉप आएगा तो वी आउटपुट 1 में से वो ड्रॉप घटाकर तब Vi2 निकलेगा, तो Vi2 कम हो जाएगा, तो Vi2 विल बी रिड्यूस्ड एंड हैंस फाइनल आउटपुट रिड्यूस। और ये कह सकते हैं कि आपका जो गेन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि फाइनल आउटपुट जो है वो रिड्यूस हो गया है। तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है कि फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे और ज़्यादा कम होएगी तो एक्सी की वैल्यू बढ़ जाएगी 1.2 एफ सी, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कपलिंग कैपेसिटर बढ़ जाएगा, तो Vi2 घट जाएगा, मतलब इनपुट जो वोल्टेज पहुंच रहा है सेकंड स्टेज में वो कम पहुंचेगा, तो फाइनली आउटपुट कम हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी यदि जीरो है एकदम तो आउटपुट जो है जीरो हो जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हैंस ड्यू टू कपलिंग कैपेसिटर गेन रिड्यूसेस एट लो फ्रीक्वेंसी, मतलब कम आवृत्ति पर जो है प्रवर्धक का जो लाभ है वो कम होता चला जाएगा। इसका मतलब लो फ्रिक्वेंसी रीजन में गेन घटता है। और इसी तरह का रोल जो है यदि फर्स्ट स्टेज के पहले इनपुट और फर्स्ट स्टेज के बीच में जो कपलिंग कैपेसिटर लगा हुआ है वो भी इसी तरह का रोल प्ले करता है, वो भी सेम तरह का प्रभाव डालता है। मतलब कपलिंग कैपेसिटर यूज बिटवीन इनपुट सिग्नल एंड फर्स्ट स्टेज आल्सो हैज सेम इफेक्ट, मतलब जो इनपुट सिग्नल और फर्स्ट स्टेज के बीच का कपलिंग कैपेसिटर है उसका भी इसी तरह का प्रभाव होगा, उसकी वजह से भी ऐसे ही इसी तरह से गेन कम होगा। अब दूसरा कारण था बाईपास कैपेसिटर। बाईपास कैपेसिटर की वजह से कैसे कह सकते हैं कि गेन कम होगा लो फ्रिक्वेंसी रीजन में। तो इसको समझने के लिए पहले हम एक जो है एमीटर बाईपास कैपेसिटर और RE का पैरेलल कॉम्बिनेशन एमीटर में देखते हैं। ये सर्किट हमने दिखाया हुआ है कि इसमें जो एमीटर करंट है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, I1 I2 में, जो एक RE से फ्लो हो रही है, एक CE से। इन जनरल यही होना चाहिए कि दो कंपोनेंट में करंट डिवाइड होगी, और ये VS जो है हमारा इनपुट वोल्टेज है जो बेस पर कनेक्टेड है। और हम लो फ्रिक्वेंसी रीजन में देखते हैं कि कैसे कह सकते हैं कि गेन कम हो जाएगा। तो I की वैल्यू I1 + I2 इन जनरल है। अब मिड और हाई फ्रिक्वेंसी रीजन में देखेंगे तो एमीटर बाईपास कैपेसिटर XCE की फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंसी दिखा रहे हैं 1/2πf × CE से, मतलब यदि फ्रिक्वेंसी हाई है या मिड है तो XC की वैल्यू कम होगी, फ्रिक्वेंसी हाई तो X जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो कम होगी तो इसे शॉर्ट सर्किट मान सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू RE। जो एमीटर बाईपास कैपेसिटर CE है विल वर्क एज शॉर्ट सर्किट। एमीटर रेजिस्टेंस RE इज बाईपास्ड एंड करंट IE फॉलो शॉर्ट रेजिस्टेंस पाथ, या शॉर्ट सर्किट पाथ भी कह सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर ये है कि यदि फ्रिक्वेंसी हाई है तो एमीटर बाईपास कैपेसिटर की कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगी विद रिस्पेक्ट टू RE, और एक तरह से उसको बहुत कम है तो शॉर्ट सर्किट भी माना जा सकता है। शॉर्ट सर्किट मान लेंगे तो इस तरह से कह सकते हैं कि एमीटर जो रेजिस्टेंस RE है वो बाईपास हो गया, इसीलिए इसको एमीटर बाईपास कैपेसिटर भी कहते हैं। इसलिए इसका नाम एमीटर बाईपास कैपेसिटर है, क्योंकि ये बाईपास कर देता है एट मिड एंड हाई फ्रिक्वेंसी। क्योंकि CE की जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो कम है, और हमें पता है कि करंट जो है वो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करती है, मतलब शॉर्ट इम्पीडेंस वाला पाथ, शॉर्ट रेजिस्टेंस वाला पाथ फॉलो करती है। तो जो करंट आई है वो फॉलो करेगी शॉर्ट रेजिस्टेंस पाथ, मतलब CE के थ्रू होकर ग्राउंड में चली जाएगी। एमीटर पर आने वाला सिग्नल जो AC सिग्नल जो है वो डायरेक्टली ग्राउंड में चला जाएगा। हम चाहते भी हैं कि ऐसा हो जाए ताकि बायसिंग पर भी कोई प्रभाव ना पड़े। जो कपलिंग एमीटर बाईपास कैपेसिटर का कार्य भी एमीटर पर आने वाले जो AC
करंट है उसको ग्राउंड करना ही होता है, जिससे ट्रांजिस्टर की बायसिंग सिग्नल के प्रचालन के समय कोई प्रभावित ना हो। जो बायसिंग है वो एसी सिग्नल के दौरान जो है प्रभावित ना हो। लेकिन ऐसा केवल मिड और हाई फ्रिक्वेंसी पर भी हो पा रहा है, क्योंकि इसका जो है प्रतिघात मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो कम होता है। तो इन आवृत्तियों के लिए लगभग जो है लघु परिपथ का कार्य कर रहा है ये शॉर्ट सर्किट का। तो इन आवृत्तियों की जो एसी धाराएं हैं प्रभावी रूप से ग्राउंड हो जा रही हैं और एमीटर बायस जो है प्रभावित नहीं हो पा रहा है। लेकिन लो फ्रिक्वेंसी पर क्या होगा वो देखते हैं। लो फ्रिक्वेंसी पर जो है एट लो फ्रिक्वेंसी कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है बढ़ जाएगी, क्योंकि एक्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फ्रिक्वेंसी के, एक्स जो है बढ़ जाएगा तो आर ई से काफ़ी यदि ज़्यादा हो जाता है एमिटर रेजिस्टेंस जो है वो फिर बाईपास नहीं हो पाएगा। एमिटर रेजिस्टेंस इज नॉट बाईपास नहीं हो पाएगा, मतलब कि करंट जो है फिर दोनों से फ्लो करेगी। ऐसा नहीं कि सारी करंट जो है कैपेसिटर के थ्रू होकर चली जाएगी। शॉर्ट रेजिस्टेंस के पास से फ्लो करती थी उस केस में, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों कंपैरेटिव हैं, नेगलेक्ट नहीं कर सकते। इसमें जो है आर ई को एक्स जो है बढ़ जाता है और इसमें मतलब एक्स ई को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। पहले केस में हाई फ्रिक्वेंसी में क्या था, एक्स ई की वैल्यू जो है कम हो जा रही थी तो उसे नेगलेक्ट कर जा रहे थे, उसको जो है क्या नाम है शॉर्ट मिनिमम हो गया वो, और उसके थ्रू करंट फ्लो हो गई थी शॉर्ट रेजिस्टेंस पाथ के थ्रू। लेकिन यहाँ क्या है, एट लो फ्रिक्वेंसी एक्स की वैल्यू बढ़ गई है तो एक्स ई जो है आर ई से काफ़ी बड़ा हो गया है, तो जो एमिटर रेजिस्टेंस है वो बाईपास नहीं होगा। तो जो करंट है वो एमिटर करंट दोनों कंपोनेंट से होकर फ्लो करेगी, I1 और I2, एक आर ई से एक सी से। और इस केस में जो आर ई में प्रवाहित होने वाली धारा है वो I1 है और सी से प्रवाहित होने वाली धारा I2 है। तो I1 के कारण जो है आर ई के अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप भी आ जाएगा, I1 इंटू आर ई, और ये ड्रॉप जो है एक नेगेटिव फीडबैक का काम करेगा। I1 के कारण आर ई पर जो वोल्टेज ड्रॉप I1 आ रही है उसकी पोलैरिटी इस प्रकार की होती है कि वो ट्रांजिस्टर के बेस पर नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करता है। इसको हम सर्किट से देख सकते हैं, माइनस प्लस वी एस और प्लस माइनस I1 आर ई, मतलब दोनों की पोलैरिटी अपोजिट है। तो I1 आर ई जो है बेस पर जो है एक तरह से नेगेटिव फीडबैक का काम करेगा, नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करेगा, तो जिसके कारण जो एम्पलीफायर की इफेक्टिव इनपुट वोल्टेज है वो कम हो जाएगी। इफेक्टिव इनपुट वोल्टेज मतलब बेस और कलेक्टर की, बेस और एमीटर के बीच में वी ई की बात करें तो वी बी जो है वो आ जाएगी वी एस माइनस I1 इंटू आर ई, मतलब सोर्स वोल्टेज जितना वोल्टेज आ रहा था उसमें से I1 आर ई कम हो जाएगा। तो फाइनली ये कह सकते हैं कि जब इफेक्टिव इनपुट वोल्टेज कम हो गई तो आउटपुट भी कम हो जाएगा, आउटपुट एम्पलीफायर डिक्रीज हो जाएगा। वी बी की वैल्यू कम हो गई बेस और एमीटर के बीच की वोल्टेज का, तो इसलिए जो है फाइनली आउटपुट भी कम हो जाएगा और गेन भी कम हो जाएगा। है यूट्यूब एमीटर बायस कैपेसिटर जो है गेन लो फ्रिक्वेंसी पर कम हो जाता है। तो हमने दोनों चीज़ देख ली हैं कि कपलिंग कैपेसिटर और एमीटर बाईपास कैपेसिटर दोनों की वजह से लो फ्रिक्वेंसी रीजन में गेन कम हो जाता है। अब हाई फ्रिक्वेंसी पर गेन कैसे कम हो जाता है और बैंडविड्थ वगैरह की डेफिनेशन और जो है एक 2 स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का एनालिसिस वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।